जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पे, मेरे लाइव्स पे आजकल एक ज्वलंत सवाल जो बार बार आता है वो ये है कि भैया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का क्या करना है। क्योंकि अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसमें कम से कम 100 से 150 बार अलग अलग लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का क्या करना है। उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाइए। तो मैंने सोचा चलिए आज एक डिटेल्ड वीडियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे किसी भी रूप में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो पिछले कुछ महीनों में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि मिड कैप स्टॉक्स में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यानी कभी वो ऊपर जा रहे हैं, कभी वो नीचे आ रहे हैं, और काफी मतलब रातों की नींद उड़ी हुई है। कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो रेड में हैं। और नेचुरली एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा है, मोतीलाल मिड कैप फंड को होल्ड करना चाहिए या अब सेल कर देना चाहिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से इसने लगभग परफॉर्म नहीं किया है, लगभग 1.5 साल से ऊपर तो हो चुका। और दोस्तों ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप देखते हैं कि जिस फंड ने पिछले 5 और 10 सालों में शानदार रिटर्न दिए हैं, वही फंड रिसेंट पीरियड में प्रेशर में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। तो आज के वीडियो में हम फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। हम बात करेंगे फंड परफॉर्मेंस के बारे में, पोर्टफोलियो क्वालिटी के बारे में, रिस्क के बारे में, फ्यूचर आउटलुक के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए या सेल। क्योंकि यही सवाल जानने के लिए लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फंड के इंट्रोडक्शन से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक डेडिकेटेड मिड कैप म्यूचुअल फंड है। और इसका ऑब्जेक्टिव उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो आज मिड कैप है लेकिन फ्यूचर में वो लार्ज कैप बन सकती है। फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी यूनिक है। मैनेजमेंट जनरली एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। जैसा कि मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ये बाकी मिड कैप फंड्स की तरह 80, 90, 100, 150 इस तरीके के फंड नहीं लेते। ठीक है, तो ये एक सिलेक्टेड पोर्टफोलियो बनाते हैं और 8-10 शेयर ही होते हैं जिनमें इनका 60-70% तक का पोर्टफोलियो डल जाता है। मतलब मार्केट के डजन्स और डजन स्टॉक में पैसा फैलाने की जगह लिमिटेड हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से जब पोर्टफोलियो के बेट्स सही बैठते हैं तो रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जैसा कि आपने 2023-24 में देखा था। लेकिन अगर कुछ मेजर होल्डिंग अंडर परफॉर्म कर जाएं तो वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने इसी साल देखा था। ठीक है, मेजर स्टॉक कौन से उसके खराब हो गए थे? आईटी वाले। ठीक है, यानी कन्विक्शन स्ट्रेटेजी के साथ साथ हाई रिस्क और हाई रिवार्ड दोनों आते हैं। अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की। क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कैसा एनालिसिस करते हैं उसके। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जो मैंने ग्रो ऐप से निकाला है कि लास्ट एक ईयर में -8% का इसने लगभग रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में लगभग 22% का CAGR है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। और लास्ट 10 सालों में भी 18% का CAGR है, वो भी बहुत इंप्रेसिव है। अब कई इन्वेस्टर रीसेंट करेक्शन देखकर परेशान है क्योंकि एक ईयर रिटर्न नेगेटिव टेरिटरी में है, तो भैया आप क्या करें। इस तरीके के सवाल मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप 5 और 10 साल की जर्नी देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। आज भी आप देखोगे तो 22% का 5 ईयर का CAGR है और लगभग 18% का 10 साल का है, जो कि वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सिर्फ पिछले 6 महीने या 1 साल का रिटर्न देखकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। मिड कैप फंड्स का नेचर ही ऐसा होता है, या कभी बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और कभी शार्प करेक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस देख के जब आप निवेश करते हैं उसे बोलते हैं रिसेंसी बायस। वो नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पूरा साइकिल देखना चाहिए, सिर्फ रिसेंट करेक्शन नहीं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की क्वालिटी की। मोतीलाल ओसवाल की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्वालिटी ग्रोथ बिजनेस पर फोकस करती है। पोर्टफोलियो में आपको जनरली ये सेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर बिजनेसेस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। फंड मैनेजर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनका अर्निंग्स ग्रोथ पर्सपेक्ट स्ट्रांग है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म फंड ने इन्वेस्टर को स्ट्रांग रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है।
लेकिन यहाँ पे आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है, टॉप होल्डिंग्स का इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये वही चीज है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा भी रहा हूँ, मैं लाइव में भी समझाता हूँ कि 8-10 शेयर्स ही होंगे जिसमें इनका 60-70-80% तक पैसा डल रखा होगा, तो वो चल गए तो फिर तो ये चांद तक, और वो नहीं चले तो शाम तक। अगर आपको स्मूथ राइड चाहिए तो शायद ये फंड आपके लिए आइडियल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको स्मूथ राइड चाहिए तो आपको थोड़ा ऐसा फंड चुनना चाहिए जो वॉलेटाइल कम हो, जिसके पोर्टफोलियो में 100, 150, 120 इस तरीके के शेयर हो, तो वो थोड़ा उनकी राइड जो है थोड़ा स्मूथ होती है। लेकिन अगर आप हायर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अट्रैक्टिव है। अब इसमें कुछ रिस्क है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिड कैप वॉलेटिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, मिड कैप कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन वहीं जब वो डूबती हैं तो बहुत ज़बरदस्त डूबती हैं। वैल्यूएशन रिस्क, कई बार इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ की एक्साइटमेंट में मिड कैप स्टॉक के एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को इग्नोर कर देता है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ये बार बार आएगा ये शब्द, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लेता है, लिमिटेड स्टॉक्स लेता है और लिमिटेड स्टॉक्स पे बेट लगाता है। ठीक है, इन्वेस्टर का बिहेवियर सबसे बड़ा रिस्क फंड फंड नहीं है, इन्वेस्टर खुद होता है। बुल मार्केट में एक्साइटमेंट के साथ दबा के खूब सारा इन्वेस्ट कर दिया, फिर जब बियर आया तो घबरा के निकल गया, तो ये रिस्क है। आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ नियमित निवेश की जरूरत है, ना कि बुल रन में ज्यादा पैसा लगाना और बियर रन में भाग जाना, तो फिर गड़बड़ है, फिर पैसा बनना मुश्किल है इस फंड में। अब अब लोग बोलेंगे भैया बहुत ज्ञान दे दिया, ठीक है, कहाँ से पीपीटी बनाई है, इधर उधर से डायलॉग मार रहा है, लेकिन ये बताओ कि भैया खरीदना है बेचना है, मुद्दे की बात पे आओ, हम तो पूरा वीडियो इसलिए देख रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और इसके बाद में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर 5 साल या उससे ज़्यादा है तो आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पिछले 1.5 साल से इसने -8% रिटर्न दिया है। आप वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं और आप अपने फंड को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऑब्जेक्ट से लिया है। ठीक है, तो मेरे व्यू में सिर्फ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को देखकर इस फंड से एग्जिट करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फंड में बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब मार्केट गिरता है तभी फ्यूचर रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि वेल्थ हमेशा बियर मार्केट में क्रिएट होती है। लोगों को समझ में नहीं आती है लगा, कई लोग मेरे से बहस करने लग जाते हैं, तुझे क्या पता, भाई मैंने तो वेल्थ बनाई है, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन ठीक ठाक पैसा बनाया है। तो वेल्थ हमेशा बियर मार्केट में ही क्रिएट होती है। ठीक है, बुल मार्केट में कभी वेल्थ नहीं क्रिएट होती, वहाँ रिटर्न बन जाते हैं, लेकिन वेल्थ हमेशा बियर मार्केट में क्रिएट होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेल कब कंसिडर करें। आप सेल करने के बारे में तब सोच सकते हैं आपका फाइनेंशियल गोल हो गया, पास आने वाला है, मतलब होने ही वाला है अचीव, तो फिर क्या करना है इसको लेके, इसकी वॉलेटिलिटी लेके क्या करना, अपना तो गोल अचीव होने ही वाला है तो निकलो। या फिर आपका एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब हो गया है, या मिड कैप एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारे मिड कैप के फंड हैं जैसे कि मेरे पास, तो मैं एक बार को एग्जिट ले सकता हूँ। या आप मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी वॉलेटिलिटी आपसे नहीं झेली जा रही, तो ये भी मैं लाइव में कई बार बताता हूँ कि कई लोग मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होते, लोगों को ये बात बड़ी ऑफेंड कर जाती है कि आपने कैसे बोल दिया कि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। हर किसी को लगता है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मेंटली स्ट्रांग अगर लोग होते तो 90% लोग 5 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड बेच के क्यों चले जाते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन सबको अपने सपनों में सबको ये जानना है और पहचानना है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। फाइनल वर्डिक्ट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अभी पैनिक सेल का कैंडिडेट तो बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं इसे आज भी कह रहा हूँ कि होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, अनटिल एंड अनलेस जो चीज़ें मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताई वो वजह है तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी गारंटी नहीं है कि आपने इस फंड को होल्ड कर लिया तो अभी 1.5 साल से नेगेटिव था तो इस साल पॉजिटिव आ ही जाएगा, हो सकता है इस साल भी नेगेटिव जाए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी झेले बिना आप मोतीलाल मिड कैप फंड पे राइड नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको वॉलेटिलिटी को झेलना ही पड़ेगा, नहीं झेल सकते तो आपको किसी और फंड में जाना पड़ेगा जहां इतनी वॉलेटिलिटी
नहीं होती है। तो दोस्तों ओवरऑल आज के वीडियो से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 1 ईयर परफॉर्मेंस वीक है, आई एग्री, लेकिन 5 और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फंड क्वालिटी ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने की वजह से वॉलेटिलिटी हाई रिस्क रहती है, ठीक है। जब भी मोतीलाल मिड कैप का जिक्र आएगा, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होल्ड अप्रोच ज्यादा सेंसिबल लगता है। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। फॉर म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।